हेलो फ्रेंड्स, आज से हम राजस्थान के आरबीएससी की कक्षा 9th क्लास की बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आरएस मेंस और आरएस प्रीलिम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही साथ राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में जो राजस्थान जीके से संबंधित हैं, और हर एग्ज़ाम में इस आरबीएससी की और कक्षा 10 की किताब, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 की नई किताबें हैं, इन दोनों की बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि हम लाइन बाय लाइन इनको याद कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी हद तक 70 से 80% तक राजस्थान का जीके का पोर्शन हमारा फाइनल हो जाता है। तो आज से हम इसी आरएस मेंस और आरएस प्री को देखते हुए हम इसमें राजस्थान का कक्षा 9 की किताब का पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो कृपया जिसको पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरे इंट्रो के बारे में बात करें तो मैं एक एज ए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और बहुत अच्छी प्रेस्टीजियस पोस्ट पर हूँ, और मैं आरएस मेंस भी दिया हुआ हूँ, ठीक है। और बाकी एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर क्या होता है कि मराठे जो लोग हैं, मुगल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हो जाता है, तो उस पतन होने के बाद देश में जो अराजकता फैल जाती है, अराजकता का मतलब उथल पुथल होती है वो क्रांति को लेके। तो इसके कारण जो मराठे हैं, वो मराठे हमारे राजस्थान में प्रवेश करते हैं दक्षिण की तरफ से, जिसमें मालवा का क्षेत्र आ जाता है, गुजरात वाला क्षेत्र है, उससे वो प्रभावित करते हैं। तो ये राजस्थान में एक 1711 में प्रथम बार जो मंदसौर एरिया है, जो मेवाड़ क्षेत्र से टच में है, वहाँ से मराठे हमारे राजस्थान के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कक्षा 9th का इस किताब का क्रक्स है। और क्रक्स का मतलब इसमें से आप प्रीलिम्स मेंस जो भी आप दोगे वो सारा का सारा इससे कवर हो जाएगा, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मराठी जो है मंदसौर से एंट्री कर लेते हैं, और इस घटना से जो महाराजा हैं उदयपुर के, महाराजा थे महाराज संग्राम सिंह उस टाइम। तो जयपुर के शासक थे जय सिंह। फिर मुगल बादशाह से मोहम्मद शाह, उनसे आपस में वार्ता करते हैं कि भाई जो है मराठा इस हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो इसको लेके बड़ी जहद चलती है, और उसके बाद फिर आंतरिक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो मराठों के जो शासक थे साहू जी और पेशवा बाजीराव को आदेश देते हैं साहू जी कि राजस्थान से आपको चौथकर और सरदेशमुखी कर, देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों टर्म्स बड़ी इम्पोर्टेंट है कि चौथकर और सरदेशमुखी कर जो है आपको इकट्ठा करना है, और उससे उनका जिससे कि पतन हो राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान के जो रियासतों के शासक थे, उन शासकों को लेकर बड़ी समस्या, मतलब आपस में सोच विचार करने लगे कि भाई ये किस तरीके से, हम तो यहाँ के राजा हैं, तो हमसे तो ये मराठा लोग जो आके ये खर्च करने लग गए। तो इस चीज़ को लेके फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी एक रणनीति बनाई। रणनीति बनाते बनाते तो मराठों के आतंक से ये लोग परेशान होने लगे। तो धीरे धीरे उन पर सम्मेलन विचार गोष्ठियाँ मतलब होने लगी जगह जगह। तो सर्वप्रथम जो है मराठों पर नियंत्रण करने का काम करते हैं बूंदी के एक शासक हैं बुद्ध सिंह। तो बुद्ध सिंह ने सर्वप्रथम जो है मराठों पर नियंत्रण करने के लिए अपने आप को उनसे मतलब संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। फिर लेकिन संघर्ष वो काम नहीं आता है, तो धीरे धीरे रियासतों के लोग, राजपूत शासक भी कमज़ोर होने लग जाते हैं, और मराठों का जो प्रभुत्व हो जाता है। तो राजस्थान में फिर बढ़ते हुए मराठों के हस्तक्षेप को, तो जो राजा जयसिंह थे जयपुर के, या अन्य राजपूत राजा हैं, उन सभी की आंखें खोल दी। उनसे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इनसे किस तरीके से हमें मुक्ति पाना है, क्योंकि धीरे धीरे मराठों ने आतंक मचा दिया, धनों को लूटने ले जाने लगे, है ना, और कर इकट्ठे करने लगे, और राजस्थान को तबाह करने की कोशिश करने लगे। तो इसी आतंक से परेशान होकर सर्वप्रथम अंग्रेजों से मित्रता जो बढ़ाते हैं महाराजा पृथ्वी सिंह बढ़ाते हैं 1776 के अंदर। देखो ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है आरए प्रीलिम्स के लिए,
ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सम्मेलन होते हैं, ठीक है। एक आगे हम बताएंगे होड़ा सम्मेलन वगैरह भी होते हैं इसको लेके, मेवाड़ों को लेके, ठीक है। फिर मुक्ति पाने के लिए हमारे राजस्थान शासकों ने क्या किया कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उससे धीरे धीरे मित्रता बढ़ाने लगे। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप करने के कारण फिर ये मराठे थोड़ा नियंत्रण में आए, है ना। तो बाद में फिर 1791 में जो अंबाजी इंगले हैं, मेवाड़ के महाराणा को इन्होंने सहयोग दिया। तो इसको लेके फिर धीरे धीरे राजस्थान में थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती है। फिर अंग्रेजों के शासक बन जाते हैं। फिर अंग्रेज धीरे धीरे क्या करते हैं, राजस्थान में जो रियासतें हैं उन रियासतों पर धीरे धीरे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे संधियां करने की कोशिश करते हैं। तो फिर राजस्थान में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए फिर 1734 में एक हुड़ा सम्मेलन होता है भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो उस हुड़ा सम्मेलन में भी ये मराठों से रिलेटेड जो समस्याएं थी इनको लेके हमारे जो रियासतों के राजा हैं वो राजा आपस में बातचीत विमर्श करते हैं कि किस तरीके से इनको राजस्थान से भगाना था। तो उन्होंने कोशिश की और एक युद्ध भी होता है जिसे हम तुंगा का युद्ध कहते हैं। और तुंगा के युद्ध में जिसमें मराठा और राजपूतों का युद्ध होता है, जिसमें राजपूत जीत जाते हैं और मराठाओं को हरा दिया जाता है, ठीक है। उस समय देखो हमारे प्रीलिम जो किताब में दिया हुआ है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेन ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो उस समय हमारे राजस्थान के अंदर रियासतें थी वो विभिन्न रियासतें थी। इन रियासतों के जो शासक रहे थे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आले प्रीलिम्स हो या राजस्थान का पटवारी का एग्जाम हो या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में RSK में तैयारी की जाएगी, आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रियासत और शासक थे तो बड़े इम्पोर्टेंट है, इनके याद रखना। देखिए जो कोटा के रियासत थे उसके जो शासक थे उस टाइम राम सिंह थे, है ना। तो ये राम सिंह 3 जगह है, तो जयपुर है वहाँ राम सिंह दुत्ते थे और एक राम सिंह और हैं बूंदी के शासक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, याद करने पड़ेंगे। तो याद करना जरूरी है ना, बार बार रिवीजन करना किसी चीज़ का जरूरी है। जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, जयपुर के से राम सिंह दुत्ते है और शिरोई के शिव सिंह, ठीक है। ये तो बड़े इम्पोर्टेंट है। ये साइड जो है ये 6 जो रियासत है तो इनके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो बाद में है, जैसे टोंक है, टोंक के नवाब वजीदुल्ला थे, बूंदी के राम सिंह थे, अलवर के विनय सिंह थे, अलवर के विनय सिंह थे और जैसलमेर के रंजीत सिंह थे, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह थे और इसमें थोड़ा सा ये दब गया जिसमें थे प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, ठीक है। तो ये शासक थे। अब मराठों का आतंक तो खत्म हो गया, अब धीरे धीरे क्या हो गया, अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने फिर संधियों की शर्तें रखी कि हम तो आपसे जब संधि करेंगे जब आप हमसे कुछ शर्तें करें। तो 1803 के अंतर्गत जो अंग्रेजों से संधि शर्त रखी कि भाई हम खराज नहीं लेंगे, आंतरिक मामलों में अंग्रेज कह रहे हैं इस बात को कि हम आपसे खराज भी नहीं लेंगे, हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे और आपकी सुरक्षा का पूरा दायित्व होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर सर्वप्रथम जो है अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर की जो रियासतें हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरीके की संधि बन जाती हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उस टाइम चार्ल्स मैटकॉफ आते हैं तो वो रियासतों को संधि का न्योता देते हैं कि सभी रियासतों को, चाहे उसमें करौली हो, कोटा हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, किशनगढ़ हो, जयपुर हो, जैसलमेर हो, इन सब से। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने संधि कर ली। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सबसे अंत में संधि करने वाला कौन सी रियासत थी। तो सबसे अंत में जो संधि करने वाली रियासत थी तो वो सिरोही रियासत थी, क्योंकि RS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये भी एक RS प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि किस अंग्रेज कंपनी कमांडर थे उसके, तो उसका उत्तर भी चार्ल्स मैटकॉफ ही था, लॉर्ड मैटकॉफ, ठीक है। तो उस समय संधि की देखो ऊपर वाली सामान्य शर्तें थी, खराज नहीं देंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुरक्षा का दायित्व होगा। लेकिन बाद में जब अभी मैंने कई जैसे 20 रियासतें थी, है ना, उन सबको जब जोड़ा गया था तो अंग्रेजों से ये 7 सामान्य हमारी शर्तें रखी गई थी, ठीक है। अब ये 7 सामान्य शर्तें कौन सी थी, जैसे
अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करना। तो संधि द्वारा रियासती शासकों ने क्या किया कि भाई अंग्रेज सर्वोपरि हैं, तो हम अंग्रेजों की जो बात है वो मानेंगे। तो अंग्रेजों की सबसे पहले क्या माना इन्होंने, अंग्रेजों की स्वीकारता स्वीकार कर ली। फिर अंग्रेजों ने रियासत द्वारा वंशानुगत राज्य अधिकारों को स्वीकार कर लिया। अब अंग्रेजों ने राजस्थान के जो शासक थे उनका जो मान लो कोई वंशानुगत मतलब राजा बना देना, यानी एक पिता है उसका बेटा फिर राजा बनेगा। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जो रियासती शासक थे उनके वंशानुगत राज्य अधिकार को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने रियासतों को ये कहा कि अगर आपके ऊपर कोई बाहर से आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम आपके राज्य की सुरक्षा करने का जिम्मा हम लेते हैं, और आपके अंदर कोई आंतरिक व्यवस्था या शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है। उसके बाद संधि की गई। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हाँ, लेकिन इसके प्रति हमें आपकी जो रियासतें हैं प्रत्येक राज्य के अंदर हम अपना एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त करेंगे। तो उन्होंने नियुक्त करने के लिए एजेंट, और लेकिन उन्होंने कहा कि आश्वासन यह भी दिया कि हम कोई भी आपका जो हमारा पॉलिटिकल एजेंट होगा वो आपका क्या है कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ये चीज़। उसके बाद बात करें, ब्रिटिश संरक्षण ने कहा कि जो हमारी विदेश नीतियां हैं उन विदेश नीतियों में हमारी विदेश नीतियां काम आएंगी, आपकी कोई विदेश नीति काम नहीं आएगी। अगर आपके अंदर कोई आपसी विवाद है उस आपसी विवाद को भी कौन निपटाएंगे, हम निपटाएंगे। अंग्रेज कहते हैं कि हम निपटाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहा कि आप जितनी भी रियासतें, आपके पास जितनी भी सैन्य साजो सामान है वो सब आपको ब्रिटिश शासन को समर्पित करने होंगे या संसाधन सौंपने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा। फिर आगे बात करें, वार्षिक करों से संबंधित दर, वार्षिक कर जो होते हैं उनसे संबंधित करें वो निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखो, फिर ये रियासतें थी, इन रियासतों में कई रियासतों में जो इम्पोर्टेंट रियासत थी उनमें जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपने पॉलिटिकल एजेंट्स जो है नियुक्त कर दिए थे। जैसे कोटा है, कोटा के अंदर मेजर बर्टन, जोधपुर के अंदर मोंक मैसन, भरतपुर के अंदर मॉरिसन, जयपुर के अंदर ईडन, और उदयपुर के अंदर सावर्स और सिरोही के अंदर जेडी हॉल। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एजेंट है। आरएस प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम का वनडे एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये हमारे आरबीसी की किताब में दिए हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोटा रियासत के कौन रहे, मेजर बर्टन, जो बाद में क्रांति होती है कोटा में तो इनके बेटे के सहित इनके 2 पुत्रों के साथ इनके गर्दन काट दी जाती है। जोधपुर के मोंक मैसन है, भरतपुर के मॉरिसन है, जयपुर के ईडन है, उदयपुर के शावर्स हैं। ठीक है, और सिरोही के जेडी हॉल। पक्का याद रखना है। याद करने का तरीका देखो, मैं तो ऐसा याद किया हुआ, उदयपुर में सावर्स लेंगे क्योंकि झीलें बहुत ज़्यादा है, नहाने के लिए सावर्स बोलते हैं ना, नहाते हैं, तो इस तरीके से है ना। सिरोही में हॉल है, बहुत बड़ा हॉल था वो सिरोही के ब्रिटिश शासन में, तो वो था। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब अंग्रेजों का आधिपत्य हमारे राजस्थान पे शुरू हो जाता है, संधि हो जाती है, संधि के बाद ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेजी जो शासक पॉलिटिकल एजेंट है वो राजस्थान की जो राजनीति व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, या फिर जो पर्सनल मतलब उनमें हस्तक्षेप करने लगे। अब हस्तक्षेप करेंगे तो बड़े शासकों को बड़ी चिंता हुई, भाई क्या ये तो हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसी को लेके फिर शासकों में कुनापुनी होती है। उधर 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति का दौर स्टार्ट हो जाता है ना, मेरठ से। अब मेरठ से जब क्रांति का दौर स्टार्ट हो जाता है तो राजस्थान में भी ये सूचनाएं धीरे धीरे प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियाँ थी उस टाइम। ठीक है, ये आरएस मेंस में भी आया हुआ ये क्वेश्चन कि सीधा क्वेश्चन कि आरएस राजस्थान में उस समय 1800 क्रांति के समय कौन कौन सी 6 हमारी वो थी छावनियाँ थी। देखो 6 छावनियाँ थी, तो इन 6 छावनियों में बात करें तो हमारी नशीराबाद, खैरवाड़ा, ठीक है, और नीमच, और इसमें ना 1 सेकेंड 2-3 उससे कट गई है, मैं लिख देता हूँ। नशीराबाद, खैरवाड़ा, नीमच, देवली 1 सेकेंड,
और एक देवली होगी, एक ब्यावर, क्या है, ब्यावर, और एक और थी हमारी एरनपुरा। तो ये याद रखना, थोड़ा ये PDF से ना स्कैन करते टाइम दिक्कत हो गई। तो हमारी 6 हैं, खैरवाड़ा, नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर और एरनापुरा। ठीक है। 1857 की क्रांति के आरंभ में जो राजस्थान में हमारी ये होती हैं 6 क्रांतियां, वो कौन कौन सी हैं, सॉरी एक सेकेंड, ये ठीक है, नसीराबाद, खैरवाड़ा, नीमच और मैंने 3 लिखवा दिए, देवली, ब्यावर, एरनपुरा। लगभग इसमें हमारे 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था। ये भी पक्का है कि इस अंग्रेजी छावनियाँ जो थी इसमें कोई अंग्रेजी सैनिक नहीं था, लेकिन 30 केवल जो अधिकारी थे वो इसमें अधिकारी थे, केवल अंग्रेजों के अधिकारी। अंग्रेजी बना रहे, अंग्रेजी तनख्वाह देते थे तो अंग्रेजों के अधिकारी रखते थे, वो मजदूर थोड़ी रखते थे। तो मजदूर लोग यानी सिपाही लोग कौन थे, हमारे लोग थे। तो लड़ने का काम कौन करते थे, हमारे लोग करते थे। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब मेरठ की क्रांति की गूंज हमारे राजस्थान तक आ जाती है तो उसमें फिर सबसे पहले राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात होता है, यानी शुरुआत होती है, वो नसीराबाद क्रांति से होती है। उसके लिए कई कारण थे। तो उस कारण में सबसे पहला कारण तो यही आता है कि जो 15वीं इन्फेंट्री थी नसीराबाद के अंदर, 15वीं और एक 30वीं इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री जिसे हम कहते थे, तो ये सब भारतीय तोपखाने की सैनिक की टुकड़ी और पहली बम्बई लार्सस के सैनिक विद्वान थे। मेरठ विद्रोह की जैसे इनको सूचना मिलती है तो ये इन्फेंट्री जो है 15वीं और 30वीं ने सोचा कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये तो भारतीय सैनिकों के खिलाफ हो रही है और भारतीय सैनिकों के खिलाफ तोपें लाई जा रही हैं। तो इस चीज को लेके विद्रोह की भावना इन सैनिकों में जाग गई। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टिकरी थी जो अजमेर में थी, वो अजमेर में जो तो मतलब शस्त्रागार था, जो जहाँ सैन्य सामान रखते थे अंग्रेज लोग, उसकी रक्षा कर रही थी। तो वहाँ से हटा के उसको नसीराबाद भेज दिया गया। अब इस चीज़ को लेके उन सैनिकों के मन में आया, हम लोग इनकी जो है इसका रक्षा कर रहे हैं और हमें ये हटा के वहाँ भेज रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने इसको लेके भी अपने मन में एक विद्रोह की भावना जागृत कर ली। उसके अलावा फिर धीरे धीरे जो संदेश वाहक आते हैं छावनियों के द्वारा वेशभूषा में, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई चर्बी के कारतूसों का यूज किया जा रहा है और बड़ी समस्या हो गई इसको लेके। तो भाई देखो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग अपने भारतीय लोग जो हैं चर्बी मांस को तो बड़ा बुरा मानते हैं, तो इसको लेके भी फिर क्रांतिकारी हो गई। तत्कालीन कारण यही था। उसके अलावा धीरे धीरे यूरोपीय सेना का आगमन हो गया, यानी यूरोपीय सेना भी अब जो भारतीय सेना के लोग थे, भारत के जो लोग थे सेना में, उनकी जगह धीरे धीरे यूरोपीय सेना के लोग आने लगे। तो इस चीज़ को लेके उनके मन में ये विद्रोह हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चीज़ को लेके फिर ये नसीराबाद में क्रांति हो जाती है। धीरे धीरे फिर नीमच में चली जाती है, नीमच क्रांति हो जाती है। वहाँ जो सैनिक होते हैं उन सैनिकों ने उस छावनी को लूटना स्टार्ट कर देते हैं, बंगलों को लूट देते हैं, ठीक है। और फिर बंगलों को लूटते हुए वहाँ पर क्रांतिकारियों को, जो विभिन्न प्रकार के शासक थे हमारे, जो ऑलरेडी ब्रिटिश शासन के शासक विरोधी थे, तो उन लोगों को खाने पीने का प्रबंध भी करते थे और ये गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। तो धीरे धीरे ये दिल्ली की ओर कूच करते हैं नीमच क्रांति से। फिर वहाँ से बढ़ते हुए एरनपुरा, आवा की तरफ चलते हैं। तो एरनपुरा में स्टेशनों को लूट लेते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फिर आहुआ पड़ता है। आहुआ में एक ठाकुर कुशाल सिंह जो हैं, बड़े ही हमारे क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में बहुत अच्छा एक ठिकाने के वो होते हैं, रिसाले, बड़ी शक्तिशाली सावंत थे। तो ये अंग्रेजों और जोधपुर शासक के जो है इन दोनों का विरोधी थे, ठीक है। तो ये फिर इन लोगों की सहायता के लिए, क्रांतिकारियों की सहायता के लिए इनके साथ हो जाते हैं और इनका नेतृत्व भी करते हैं। उसके बाद 2 और सामंत थे, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से पूछा गया, सलुम्बर और कोठरिया। देखिए ये धीरे धीरे सलुम्बर और कोठरिया में जो है, एक तो रावत केसरी सिंह है, वो क्रांतिकारियों का योगदान करते हैं। इधर कोठरिया जी हैं, वो भी जिसका रावत ज्योति सिंह है, उसके सामंत। तो ये भी क्रांतिकारियों का क्या करते हैं, योगदान करते हैं।
ठीक है। धीरे धीरे फिर ये मेवाड़ तक चली जाती है। मेवाड़ में खैरवाड़ा वगैरह है ना, मेवाड़ की क्रांति में लोग वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके फिर कोटा में क्रांति हो जाती है। कोटा में क्या होता है, विद्रोह होता है, और कोटा में पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मेजर बर्टन ने कोटा महाराज को सलाह देती है कि भाई कुछ अफसर वफादार नहीं है, इसको लेके उनका रवैया अंग्रेजी विरोधी है। तो इस तरीके से फिर वहाँ के जो लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेके विरोध जताया। और कुछ अफसर थे, मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग थी, उसमें देखिए जयदयाल थे, रतन दयाल थे, ठीक है, जियालाल थे। तो इसको लेके फिर उनमें आपस में मतलब कहासुनी होती है। तो फिर फौज के जो सिपाही विद्रोह थे हमारे राजस्थान के, वो लोग अपना बदला लेते हैं मेजर बर्टन से और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। उसकी रेजिडेंसी जो होती है, अंग्रेजी रेजिडेंसी, उसको घेर लेते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। मेजर बर्टन और मेजर बर्टन के 2 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से कोटा में भी क्रांति रहती है। लेकिन बाद में जो है अंग्रेजी सेना आती है, फिर वो उसको मुक्त भी करा लेती है, ठीक है। तो ये हमारे राजस्थान में होते हुए फिर हमारे भरतपुर अलवर तक ये आ जाती है, ठीक है। निष्कर्षतः बात करें तो राजस्थान का जो ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है 1800 स्तंभ क्रांति का, तो ये असफल रहने के पीछे कुछ इसके कारण है। ये आरएस मेंस में आ सकता है कि भाई राजस्थान का जो ये क्रांति होती है, इसको हम राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, या फिर अब ये असफल क्यों रहा। असफल होने के पीछे कुछ समस्याएं थी, कारण थे, तो ये आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, जो हमारे राजस्थान के रियासतों के शासक थे, उन शासकों का अंग्रेजों के प्रति झुकाव था, कुछ लोग अंग्रेजों की मानते थे, तो इसके लिए भी लोग जो है परेशान थे। तो इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, टोंक, इन रियासतों के जो शासक थे वो अंग्रेजों के प्रति उनका सहयोग दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे क्रांतिकारी लोग कर रहे थे, तो यानी विद्रोही बोल सकते हैं उनको, उनके अंतर्गत आपसी जो एकता है, संपर्क का जो भाव है वो नहीं था। ना तो वो संपर्क कर सकते थे उस टाइम, ना तो मोबाइल फ़ोन होते थे या कुछ, मतलब उनका कांटेक्ट नहीं होता था दूर दूर तक, और आपसी एकता भी नहीं थी, ठीक है। और ऊपर से जो हमारी रियासतें थी, 18 रियासतें थी, 18-19 रियासतें थी उस टाइम, तो उनमें भी कोई भी जो है एकता का अभाव था। उसके बाद जैसे हमारे तात्या टोपे साहब आते हैं, तो उसमें जो विभिन्न मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है, इन सब नरेशों ने उस हमारे जो क्रांतिकारी तात्या टोपे जैसे लोग हैं, वो राजस्थान में इस क्रांति को लेके प्रवेश करते हैं, तो उन लोगों की भी सहायता नहीं की है, ठीक है। बाद में विभिन्न जो संधियां हैं, उन संधियों के द्वारा हमारी जो राजस्थान की क्या कर लेते हैं, संस्थाएं कई क्या कर लेती हैं, मतलब एक अंग्रेजों से जो है संधियां कर लेती हैं, इसको लेके भी फूट पड़ जाती है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है आरपीएससी के कक्षा 9th का, जो हर एग्जाम में, राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये आएगा। तो ये क्रक्स है। बाकी पढ़ने को हम बुक भी पढ़ सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा प्रीफर बुक पढ़िए ओरिजिनल, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है और जो थोड़ा सा क्रक्स जल्दी में समझना चाहता है, तो ये मोस्टली प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आरएस मेंस में भी बता दिए भाई उनका सफलता के कारण क्या रहे थे, संधियों की शर्तें क्या थी, तो या फिर छावनियाँ कितनी थी, तो ये आरएस मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में मोस्टली फैक्चुअल चीज़ें बनती है। तो ये हमारा आरपीएससी का चैप्टर 1 है। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा कैसा लगता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को पहुँचाइएगा। बाकी मैं धीरे धीरे देखो आरएस मेंस के सब्जेक्ट शुरू कराऊंगा, और बाकायदा आपको एक अच्छी शैली में लिखवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अभी हमने ये शुरुआत की है, तो थोड़ा सा आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इससे मतलब पैसे कमाने का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे मन में आता रहता है कि हाँ मैं कुछ करूँ, तो इससे मेरा एक उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प मिले। क्योंकि बहुत से जो तैयारी करने के लिए फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उन लोगों को यही नहीं पता होता हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग बहुत
पढ़े लिखे विद्वान हैं, क्योंकि RS मेंस वगैरह दिए हुए लोग होते हैं, हमें भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि RS मेंस दे लेंगे तो हम इस चीज़ को, अपनी मेहनत को दिन पे दिन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। तो अपना जितना होगा RS मेंस के लिए तो लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन चलो करते हैं मिलके, आप लोगों का सहयोग होगा। और आपकी तरह मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं कोई टीचर हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और आगे भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस कोशिश करूँगा जल्दी ही लाने की। प्लीज़, ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, ओके।